सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग समय निकाल कर इस वेबिनार में जुड़े। आज का हमारा जो वेबिनार है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, लीगल गार्डियनशिप और फाइनेंशियल ट्रस्ट। ये दोनों ही चीजें हर स्पेशल नीड्स वाले बच्चे या व्यक्ति के पेरेंट्स के लिए फ्यूचर प्लानिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आज इस टॉपिक पर हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी प्रेजेंट है, मिस्टर जितेंद्र सोलंकी जी। जितेंद्र जी एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और वो स्पेशली उन फैमिलीज के साथ काम करते हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरिब्रल पॉल्सी या किसी दूसरी प्रकार के डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के साथ जी रहे हैं। और वो पेरेंट्स को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग और लीगल प्लानिंग समझाते हैं, ताकि बच्चों के फ्यूचर को हम और सेफ और सिक्योर बना सकें। तो आई एम श्योर आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बिना ज्यादा समय बिताए आई वुड इनवाइट मिस्टर जितेंद्र सोलंकी जी कि आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते थैंक यू शिल्पा। हैं। एंड तो आज का जो टॉपिक है, स्पेशल नीड स्टेट प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ये एक कंपनी है जहाँ पे हम जितना भी लीगल प्लानिंग है स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए वो हम एड्रेस करते हैं। तो दिस कंपनी वर्क्स कि प्राइमरली ओनली ऑन द लीगल एस्पेक्ट। आज के लिए हम समझेंगे क्या है लीगल गार्डियनशिप, कैसे अप्लाई करते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट क्या है, प्राइवेट ट्रस्ट में कौन कौन पीपल होते हैं जिनका, उसमें क्या कंसिडरेशन होता है उस पूरे ट्रस्ट स्ट्रक्चर में, और एक केस स्टडी से समझेंगे कि आपको ट्रस्ट में फंड कैसे आ, देना होता है या कैसे उसके लिए कैसे फंड अरेंज करने होते हैं। तो सबसे पहले आता है गार्डियनशिप। अब गार्डियनशिप होता क्या है एक्चुअली में, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? तो गार्डियनशिप एक कोर्ट का अप्रूव्ड लीगल रिलेशनशिप है। यानी कि एक कोर्ट आपको लीगल गार्डियनशिप की अप्रूवल देता है, जिसके अंदर एक लीगल गार्डियन जो कि एक कॉम्पिटेंट एडल्ट होगा, जिसको गार्डियन बोलेंगे, कंजर्वेटर आप बहुत सारी डेफिनेशन से बोलते हैं, और एक माइनर होगा या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी होगा या कोई और इनकैपेसिटेटेड पर्सन होता है। तो उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है गार्डियनशिप में, उसी को हम गार्डियनशिप बोलते हैं। और ज्यादातर अगर हम देखें तो गार्डियनशिप का हम प्रोविजन हमेशा माइनर चिल्ड्रन के केस में देखते हैं। जब भी हम माइनर की बात करते हैं तो पेरेंट्स उसके गार्डियन होते हैं, पेरेंट्स के बाद कोई और गार्डियन बन सकता है। तो वहां तक हम लोग जो है ज्यादातर आमतौर पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। लेकिन स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए भी गार्डियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है। अब गार्डियनशिप क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? देखिए, जो भी पर्सन है उसके कोई एसेट हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो वो मैनेज नहीं कर सकता, तो किसी को तो वो मैनेज करने होते हैं, तब गार्डियनशिप की रिक्वायर्ड होती है। कोई किसी भी पर्सन का जब मेडिकल केयर है या कोई दूसरी सर्विसेज है, दूसरा केयर है, वो प्रोवाइड करना है, लेकिन वो पर्सन खुद से जो है नहीं कर सकता, तो उसके लिए जरूरत होती है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो जनरली जब पूछते हैं कि इनका कौन गार्डियन है, तो वहां पे जरूरत होती है कि जब इन्फॉर्म डिसीजन लेना होता है उसके बारे में। और पेरेंट्स है, सिबलिंग है, कोई रिकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, उसका एक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो नहीं कर सकता, उस टाइम पे उनको गार्डियनशिप की जरूरत पड़ेगी एक्सेस करने के लिए। और कोई भी इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी है, उसको किसी दूसरे पर्सन की जब जरूरत होती है जिसका कोई लीगल स्टेटस हो या उसके साथ रिलेशनशिप हो, तो ये सब वो कंडीशंस होती हैं प्राइमरीली जहां पे गार्डियनशिप की जरूरत पड़ती है। अब कितनी तरह की गार्डियनशिप होती है, और हम अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी गार्डियनशिप की मैं बात कर रहा हूं, ये गार्डियनशिप हम देखते हैं। एक होता है नेचुरल गार्डियनशिप। तो जब पेरेंट्स, बच्चा माइनर जब होता है, जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, वो नेचुरल गार्डियनशिप कहलाती है। यानी कि नेचुरल गार्डियन होते हैं पेरेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उनसे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, वो नेचुरल गार्डियन काउंट होते हैं।
एक गार्डियनशिप अपॉइंटेड बाय कोर्ट। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कि कोई अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट फिर अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर उस चाइल्ड के अफेयर को मैनेज करने के लिए, जब तक गार्डियन ना अपॉइंट हो जाए। एक होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री होता है जब हम गार्डियन एक विल के थ्रू अपॉइंट करते हैं। जैसे माइनर चिल्ड्रन के लिए, तो माइनर चिल्ड्रन के लिए जब भी हम विल लिखते हैं कि पेरेंट्स के बाद अगर बच्चा स्टिल माइनर है तो गार्डियन की जरूरत पड़ती है, तो एक वो गार्डियनशिप होती है। नेशनल ट्रस्ट जनरली गार्डियनशिप स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज के लिए मैनेज करता है। मैं बात करूंगा नेशनल ट्रस्ट के ऊपर, तो पर्सन विद ऑटिज्म, सेरिबल पेल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो कुछ डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल ट्रस्ट करता है। अब ये दो तीन तरह के गार्डियनशिप है और हम सब इसके थ्रू गुजरते हैं। तो गार्डियनशिप जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट है, ये वो प्रोविजन है जहां पे कि जब 18 साल का जब बच्चा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो फिर अगर हम इंडियन लॉ को समझे, तो जब एक बार आप 18 साल के हो गए, तो फिर आपके लिए कोई लीगल डिसीजन नहीं ले सकता, आप एडल्ट काउंट हो जाते हैं। आपके लिए कोई लीगल डिसीजन नहीं ले सकता, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, और ये हम जानते हैं। लेकिन अगर किसी सूरत में या ऐसी सिचुएशंस में जहां की जो एडल्ट पर्सन है, एडल्ट जो बच्चा एडल्ट बना, अगर वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, किसी और को उसके बिहाफ पे डिसीजन लेना पड़ेगा, तो फिर गार्डियनशिप के बिन तो आपको लीगल गार्डियनशिप लेना पड़ता है। बिना लीगल गार्डियनशिप के आप किसी एडल्ट के बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ बच्चा है मेरा, तो इसलिए मैं डिसीजन ले सकता हूँ, नहीं। जो लॉ बोलता है वो ये बोलता है कि पेरेंट्स नेचुरल गार्डियन है जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता, यानी कि कोई सवाल नहीं पूछा जाता आपसे, आप जब पेरेंट्स हैं। लेकिन जहां 18 साल से क्रॉस कर गया या 18 साल का हो गया बच्चा, तो फिर लीगल गार्डियनशिप के बिना आप उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब आमतौर की जिंदगी में ये सिचुएशंस आती नहीं है, बट कंसीडर करिए आपको बैंक अकाउंट खोलना है उसके बिहाफ पे, आपको उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी सेल करनी है या बाय करनी है, आपको उसके बिहाफ पे कोई हेल्थ केयर डिसीजन लेना है, तो एक एडल्ट पर्सन के बिहाफ पे आप तभी डिसीजन ले सकते हैं जब आपके पास लीगल प्रूफ होगा। बिना लीगल प्रूफ के आप नहीं ले सकते, और ये पेरेंट्स पे भी लागू होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा, नेचुरल गार्डियन सिर्फ 18 साल तक है। जहां 18 साल हुआ बच्चा, तो वो नेचुरल गार्डियनशिप एंड हो गई। अब आप जो है वो एडल्ट हो गया, वो हम बोलते हैं ना कि आजाद है अपने डिसीजन लेने के लिए, लेकिन क्योंकि वो ले नहीं सकता और पेरेंट्स को वो डिसीजन लेना है, तो फिर लीगल गार्डियनशिप की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये गार्ड, और हम शायद आमतौर पे हम अपनी जिंदगी में सारी जितनी गार्डियनशिप स्टेटस है, हम इसको जरूर देखते हैं। तो लीगल, अब लीगल गार्डियनशिप में होता क्या है, क्या करता है लीगल गार्डियन? बैंक अकाउंट मैनेज करने हैं आपको किसी के बिहाफ पे, तो लीगल गार्डियनशिप की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट मैनेज करना है, डिसीजन लेना है उसका रखा हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उसके बिहाफ पे कोई लोन लेना है, कंसेशन लेना है, कोई लीगल केसेस अगर हो जाते हैं उसके बिहाफ पे, अगर लीगल केसेस फाइट करने हैं, या फिर प्रॉपर्टी बाइंग करनी है, आईटीआर फाइल करना है, कोई बिजनेस का अप्रूवल, मतलब ये कि किसी इंडिविजुअल के बिहाफ पे अगर आपको डिसीजन लेने हैं ये सब, तो फिर लीगल गार्डियनशिप की जरूरत पड़ती है। उसके लिए लीगल गार्डियनशिप मैंडेटरी हो जाता है। बिना लीगल गार्डियनशिप के आप ये सब डिसीजन नहीं ले सकते। की फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसा मैंने कहा, नेचुरल गार्डियनशिप वहां खत्म हो जाती है जहां चाइल्ड एडल्ट हो गया, 18 साल पे नेचुरल गार्डियनशिप एंड हो जाती है। पेरेंट्स को लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इस स्टेज पे लेना होता है। पेरेंट्स नेक्स्ट लीगल गार्डियन अपॉइंट करते हैं अपनी विल में या नेशनल ट्रस्ट में, वो प्रोविजन होता है उसमें भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन जनरली आप विल में अपॉइंट करते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है पेरेंट्स को, तो कौन नेक्स्ट लीगल गार्डियन बनेगा। अब आप नेशनल ट्रस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या डिसेबिलिटी है और क्या फैमिली सर्कमस्टांसिस हैं। नेशनल ट्रस्ट ओनली स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज को ही देखता है, उसके बियॉन्ड अगर कोई डिसेबिलिटी होगी तो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। और लीगल गार्डियन जो है दोनों पर्सनल और फाइनेंशियल अफेयर देखता है। कौन अप्लाई कर सकता है? अब ये नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे दिया हुआ है। नेशनल ट्रस्ट क्या है? एक एक्ट बना था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको
लीगल गार्डियनशिप का जो प्रोसेस है कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज को लेकर, खासकर ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इन स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज के लिए जो लीगल गार्डियनशिप प्रोसेस है वो नेशनल ट्रस्ट मैनेज करता है। लेकिन वो एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेशनल ट्रस्ट के थ्रू ही जा सकते हैं। आप नेशनल ट्रस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन नेशनल ट्रस्ट के थ्रू जाने में आपको कॉस्ट सेविंग होता है। तो नेशनल ट्रस्ट बॉडी इसीलिए बनाई गई थी एक्ट में, ताकि वो लीगल गार्डियनशिप का प्रोसेस और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं उसके थ्रू, बट मेनली लीगल गार्डियनशिप का प्रोसेस नेशनल ट्रस्ट संभाल सके। अब कौन अप्लाई कर सकता है? दोनों पेरेंट्स हैं, जॉइंटली अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर एक की एब्सेंस में डेथ है, डाइवोर्स है, लीगल सेपरेशन है या कुछ भी ऐसे केस में सिंगल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जॉइंटली भी अप्लाई कर सकते हैं या सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स का कुछ हो जाता है तो सिबलिंग अप्लाई कर सकता है। दो सिबलिंग है, जॉइंट गार्डियनशिप भी अप्लाई हो सकती है। अब एक पेरेंट्स भी नहीं है, सिबलिंग भी नहीं है, उस केस में कोई भी नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर तीनों ही नहीं है तो कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी गार्डियनशिप को ले सकती है। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होंगी? जो नेशनल ट्रस्ट के साथ रजिस्टर हो चुकी होंगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकती हैं। अब नेशनल ट्रस्ट क्या करता है कि नेशनल ट्रस्ट तो एक गवर्नमेंट बॉडी हो गई, वो लोकल लेवल कमेटी बनाता है अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में। वो लोकल लेवल कमेटी होती है जो सारा प्रोसेस देखती है। तो लोकल लेवल कमेटी में डायरेक्ट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर गार्डियनशिप, तो वो लोकल लेवल कमेटी भी देख सकती है कि इसका कोई नहीं है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकती है। बट क्या प्रोविजन है, कौन अप्लाई कर सकता है? पेरेंट्स कर सकते हैं, सिबलिंग कर सकता है, ब्लड रिलेटिव कर सकता है, और कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होती हैं वो भी कर सकती हैं अगर वो नेशनल ट्रस्ट के साथ रजिस्टर्ड है। अब मैं नेशनल ट्रस्ट के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे। तो मैं पहले प्रोसेस की बात करूंगा कि कैसे, सॉरी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब पहले प्रोसेस की बात करें तो नेशनल ट्रस्ट का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है, आप नेशनल ट्रस्ट का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उस वेबसाइट पे जाइए, नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे, उस पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया होता है। उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे चाइल्ड का यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, करंट एड्रेस आप जहाँ पे रहते हैं क्योंकि उसी पे असेसमेंट होगा। चाइल्ड का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसके नाम पे, पेरेंट्स के नाम पे नहीं, चाइल्ड के नाम पे अगर कुछ भी प्रॉपर्टीज हैं, बैंक में पैसा है या इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, उसका डिटेल होना चाहिए। बोथ पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हैं या और जो भी प्रपोज गार्डियन है, जैसे सिबलिंग हो सकता है, उनका आधार कार्ड, फोटो की जरूरत पड़ती है पेरेंट्स और प्रपोज गार्डियन की। एक कंसेंट लेटर होता है जो आपको अपलोड करना होता है, उसका फॉर्मेट भी ऑनलाइन दिया होता है, वो आपको रखना होता है। और दो विटनेस की जरूरत पड़ती है जिनका आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने पड़ते हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। और ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उसको भरते चले जाते हैं, एंड में सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आता है। फिर आपके पास कॉल आता है पर्टिकुलर डे पे कि आपको इस दिन असेसमेंट के लिए आना है। आप असेसमेंट के लिए जाते हैं, वहां पे टीम होती है। वो असेसमेंट होने के बाद आपको लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिलता है। जनरली जो नॉर्मल प्रोसेस है वो 6 to 8 मंथ का प्रोसेस ये पूरा आपको लगता है लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए। दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब कोर्ट में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट कोर्ट में हम सब जानते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है। आप पिटीशन फाइल करते हैं, हियरिंग होती है, कोर्ट फिर सारी चीजें असेस करता है। असेसमेंट करने के बाद कोर्ट फिर आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। तो दोनों ऑप्शन है, आप नेशनल ट्रस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको थोड़ा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। नेशनल ट्रस्ट में जनरली विदाउट कॉस्ट आपको जो है लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके, तो ये नेशनल ट्रस्ट का प्रोसेस है कि आपने अप्लाई किया, नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे,
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको एक्नॉलेज सबमिट किया, आपने एक्नॉलेजमेंट आया, उसके बाद जो है आपको एक्नॉलेजमेंट आने के बाद वहां पे आपका एप्लीकेशन हो गया और स्टेटस आपको वहीं पे पता लगता रहेगा। फिर आपको असेसमेंट के लिए कॉल आता है या आपको नोटिफाई होता है कि आपको इस डे पे असेसमेंट है। असेसमेंट के लिए जाते हैं, फिर आपको जो है गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू होता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू, तो फिर वो जैसे कोर्ट में और प्रोसीजर होते हैं वैसे ही होता है कि लॉयर की हेल्प लगती है आपको। लॉयर वो पिटीशन फाइल करता है लीगल गार्डियनशिप अवेल करने के लिए, कोर्ट असेस करेगा, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट लीगल गार्डियनशिप का मिलेगा। अब जो गार्डियन अपॉइंट हो गया उसकी ड्यूटी क्या होती है, ये पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, या पेरेंट्स के बाद जो भी अपॉइंट होगा तो मेंटेनेंस एंड रेजिडेंशियल केयर, तो जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका पूरा रेजिडेंशियल केयर देखना होगा। उसका मेंटेनेंस एंड रेजिडेंशियल की बात करूं तो डे टू डे अफेयर भी देखने होंगे। मैनेजमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, उसका मैनेजमेंट पूरा देखना होगा। उसके नाम पे कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, बैंक अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, सब देखना होगा। और कोई और ऑब्लिगेशन जो उससे रिलेटेड है वो सब उसको मैनेज करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा उसका पर्सनल और फाइनेंशियल अफेयर एक लीगल गार्डियन देखता है। ये उसकी ड्यूटीज होती हैं, लीगल ड्यूटीज होती है। ऑब्लिगेशन क्या होता है लीगल गार्डियन का? अब लीगल गार्डियन क्या नहीं कर सकता? डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अपने लिए प्रॉफिट का नहीं सोच सकता लीगल गार्डियन। लीगल गार्डियन का जो ऑब्लिगेशन है वो उस पर्सन विद डिसेबिलिटी को मैनेज करने का है, अफेयर्स को। अपने लिए कोई उसमें से कोई प्रॉफिट बना ले वो नहीं देख सकता। जो भी जिस भी पर्सन का वो लीगल गार्डियन अपॉइंटेड है, तो उसको पूरे उसका वेलफेयर पूरा देखना होगा। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो उसको पूरा, जैसे पेरेंट्स सोचते हैं उस बच्चे के बारे में, ऐसे ही उनके बाद जो भी नेक्स्ट लीगल गार्डियन होगा उसको देखना होगा। मॉर्गेज सेल लीज एक्सचेंज नहीं कर सकता, प्रॉपर्टीज को ऐसे ही नहीं बेच सकता। उसके लिए कई बार अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, लोकल लेवल कमेटी का अप्रूवल लगेगा, उस अप्रूवल के बाद ही प्रॉपर्टीज को वो बाय सेल कर सकता है। और नेशनल ट्रस्ट के प्रोविजन में एक फॉर्म होता है जो एवरी ईयर नेशनल ट्रस्ट में सबमिट करना होता है। वो क्या फॉर्म होता है? उसमें सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल उस बच्चे के नाम पे जितनी है वो सब सबमिट करनी होती है। तो ये एक नेशनल ट्रस्ट का मॉनिटरिंग करने का प्रोसीजर है, जिसके अंदर एवरी ईयर आपको एक फॉर्म सी होता है। उस फॉर्म सी में आपको जो भी बच्चे के नाम पे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसका आपको एवरी ईयर सबमिशन करना होता है। अब ये क्यों होता है? कि कहीं भी वेरिएशन दिखेगा नेशनल ट्रस्ट को, तो कहीं भी वेरिएशन दिखेगा लोकल लेवल कमिटी को, वो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि ये इतने सारे चेंजेस क्यों हुए, या प्रॉपर्टी आपने कब बेची, क्यों बेची। तो वो एक मॉनिटरिंग करने का प्रोसीजर है। बट ऑब्लिगेशन ऑफ लीगल गार्डियन पूरी तरीके से, जब आप फुल गार्डियनशिप ले लेते हैं तो आप जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस पर्सन के बिहाफ पे, पर्सनल और फाइनेंशियल दोनों अफेयर्स मैनेज करने के लिए। रिमूवल ऑफ लीगल गार्डियन, तो लोकल लेवल कमिटीज के पास पावर होती है, नेशनल ट्रस्ट के पास पूरी पावर है कि वो एक लीगल गार्डियन को रिमूव कर सकता है। अगर कोई अब्यूजिंग है, निग्लेक्टिंग वार्ड है, मिस अप्रोप्रिएटिंग और निग्लेक्टिंग द प्रॉपर्टी, तो खराब बिहेवियर है, नहीं मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, गलत तरीके से मैनेज किया, तो लीगल गार्डियनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिमूव कर सकते हैं। और लीगल गार्डियन लीगली लायबल होगा किसी भी लॉस के लिए। ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लीगल गार्डियन किसी भी तरह का लॉस होता है उसके लिए लीगली लायबल हुआ। फिर ये मैंने बता दिया पहले कि नेशनल ट्रस्ट पे कर सकते हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेशनल ट्रस्ट के अंदर जो डिसेबिलिटी आती है उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी बाहर कोई भी डिसेबिलिटी होगी जो नेशनल ट्रस्ट कवर नहीं करता है, उसके लिए फिर एक ही प्रोसीजर बनता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी आप गार्डियन अपॉइंट करते हैं, अब क्योंकि गार्डियन पूरा अफेयर देखेगा, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको जरूरी है कि इन चीजों को सोचा जाए कि आपको पर्सनल फाइनेंशियल अफेयर के लिए एक ही गार्डियन अपॉइंट करना है, या आप चाहते हैं कि पर्सनल अफेयर कोई और देखे, फाइनेंशियल अफेयर कोई और देखे, ये भी हो सकता है। गार्डियन चाइल्ड की नीड्स के बारे में कितना समझता है, क्योंकि
फाइनेंशियल तो ठीक है, लेकिन पर्सनल अफेयर भी मैनेज करने होंगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि, और गार्डियन को अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने होंगे, क्योंकि अब वो एक स्पेशल नीड बच्चे का जो है लाइफ का केयर देखेगा, तो वो कैसे होगा। गार्डियन अगर माइनर चिल्ड्रन है, सिबलिंग भी है, दोनों बच्चे माइनर हैं, तो क्या दोनों का ही वो एक गार्डियन देखेगा। चाइल्ड कहाँ रहेगा अगर जब गार्डियन वो रोल ले लेगा। आज माता पिता के साथ चाइल्ड किसी सिटी में रहता है, गार्डियन किसी और सिटी में है, तो क्या पॉसिबल है, कैसे कहाँ रहेगा। गार्डियन, कोई भी चाइल्ड अफेयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे तो वो कैसे पेड होंगे। और गार्डियन कौन है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, और जो भी है उसका स्पेशल चाइल्ड के साथ क्या रिलेशन है, और क्या वो उसको जानता है। ऐसा तो नहीं होगा कि सडनली कोई नया पर्सन जो है उसका अफेयर मैनेज करने के लिए आ जाए जिसको वो जानता भी ना हो। तो ये सब एक चेकलिस्ट होती है जब भी आप नेक्स्ट गार्डियन के बारे में सोचते हैं अपॉइंट करने के लिए, जिसको जरूरी है कि देखा जाए। अब जनरली पेरेंट्स कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि गार्डियनशिप का ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या हमें कोई गार्डियनशिप नहीं मिल रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। ऑल्टरनेटिव तो ये है कि जॉइंट ओनरशिप हो एसेट्स की, ट्रस्ट को सेटअप कर दो, और कुछ स्टेट लॉ वेरी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव ज्यादातर प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करते हैं। एज फार एज पर्सनल अफेयर गोज, गार्डियनशिप का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको गार्डियनशिप अपॉइंट करना ही होगा जब पर्सनल अफेयर डिसीजन लेने की बात आएगी। प्रॉपर्टीज में फिर भी कर सकता हूँ, ट्रस्ट में मूव कर दी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अब ट्रस्ट देखेगा, लेकिन पर्सनल अफेयर के लिए फिर भी गार्डियनशिप की जरूरत होगी। तो गार्डियनशिप का एज सच कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो वो लीगल गार्डियनशिप के बारे में था। जो भी क्वेश्चंस होंगे हम माइंड पे लेंगे। अभी समझते हैं ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट स्ट्रक्चर, और ये स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया जाए, लीगल फ्रेमवर्क ऐसा ढूंढा जाए जिसमें कि बच्चे का जो लाइफ लॉन्ग केयर है, फाइनेंशियल केयर, पर्सनल केयर, वो सिक्योर हो जाए। और उसमें प्राइवेट ट्रस्ट का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क बनता है। तो ट्रस्ट होता क्या है, बेनिफिट्स क्या होते हैं ट्रस्ट बनाने के। पहली बात तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कौन बना सकता है, सेटलर भी बना सकता है। सेटलर होता है जो पेरेंट्स हैं या कोई सिबलिंग है, बाद में सिबलिंग भी बना सकता है, कोई लीगल गार्डियन बना वो भी बना सकता है। स्टैंडर्ड टर्म्स नहीं होते हैं यहाँ पे ट्रस्ट के। एक अलग एंटिटी बनती है, प्रोबेट नहीं लगता है। जो भी ट्रस्ट बनाता है वो इनिशियल ट्रस्टी आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो ट्रस्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम देखेंगे, जो हम समझेंगे। जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रस्ट का, एक ट्रस्ट एक अलग एंटिटी बन गई। एक अलग एंटिटी बन गई। अब सेटलर है, सेटलर मेन वो पर्सन है जिसने एंटिटी बनाई। अब सेटलर कौन है, पेरेंट्स खुद सेटलर कहलाएंगे। गार्ड अगर सिबलिंग बना रहा है, सिबलिंग सेटलर कहलाएगा। तो और अगर ग्रैंड फा पेरेंट्स बना रहे हैं वो सेटलर कराएंगे। तो सेटलर ने एक ट्रस्ट फॉर्म किया, एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें ट्रस्टीज अपॉइंट कर दिए जो उस ट्रस्ट को देखेंगे। ट्रस्ट के अंदर सारे ट्रस्ट एसेट आपने डाल दिए जो एसेट बच्चे के लिए सिक्योर करने हैं, और बेनिफिशियरी अपॉइंट कर दिए जो कि स्पेशल चाइल्ड होगा। ये लार्जली एक सिंपल ट्रस्ट का स्ट्रक्चर होता है, या लीगल अरेंजमेंट हम बोले वो होता है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके और एक बेनिफिट आ जाता है प्रोटेक्टर का, कि इसी स्ट्रक्चर में ट्रस्टी में मैंने सक्सेसर ट्रस्टी भी अपॉइंट कर दिए, कौन आगे बनेगा इनिशियल ट्रस्टी के बाद, और प्रोटेक्टर भी अपॉइंट कर दिया कि फैमिली में से किसी को ऐसा पर्सन अपॉइंट कर दिया जो ट्रस्ट को ओवरसी देख सके। अब ट्रस्ट एक्चुअली में होता क्या है, एक लीगल अरेंजमेंट आप करते हैं कि आप पेरेंट हैं, आपने एक लीगल अरेंजमेंट कर दिया, आपने एक ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट में आपने पर्सन अपॉइंट कर दिए जो उस ट्रस्ट में जो भी प्रॉपर्टी मूव करेगी उसको मैनेज करेंगे, और आपने बच्चे को बेनिफिशियरी बना दिया। ट्रस्ट बच्चे को जो है समय समय पर उसका जो भी बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल बेनिफिट या फाइनेंशियल केयर, वो मैनेज करता रहेगा, पास ऑन करता रहेगा। ये सिंपल अरेंजमेंट है। अब एंटिटी है क्योंकि, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। तो तीन स्ट्रक्चर जो है वो ट्रस्ट में बनते हैं। एक रिवोकेबल स्ट्रक्चर होता है, एक इरिवोकेबल होता है, एक टेस्टामेंट्री होता है। अब ट्रस्ट रिवोकेबल क्या होता है, रिवोकेबल ट्रस्ट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने आज बना दिया,
तो आपके पास पूरी पावर होती है कि कल को आप डिसॉल्व करना चाहो डिसॉल्व कर सकते हो। तो आपने ट्रस्ट आज बनाया, कल को आप डिसॉल्व करना चाहते हो, आपने डिसॉल्व कर दिया पूरी तरीके से। एसेट ओनरशिप यहाँ पे अनचेंज रहती है, मतलब आप एज अ सेटलर या पेरेंट हैं, आपके पास ही काउंट होते हैं सारे ट्रस्ट के एसेट। ट्रस्ट में आपने मूव भी कर दिए तो भी आपके ही काउंट होंगे। इनकम जो भी ट्रस्ट की होगी वो आपकी इनकम में ऐड होके आपको ही टैक्स उस पर भरना होगा। और लेकिन आप सेटलर की डेथ होने पे वो ट्रस्ट इरिवोकेबल में कन्वर्ट हो सकता है। और ये बेनिफिशियल स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए होता है, और मैनेजिंग, अगर आपने मल्टीपल एसेट्स हैं, आपने अलग अलग शहर में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, आप मैनेज करना चाहते हैं लेकिन आप अलग अलग नहीं मैनेज कर सकते, तो उसको आप ट्रस्ट स्ट्रक्चर में आप ले आते हो, वहां से मैनेज करते हो। दूसरा होता है इररिवोकेबल। तो इररिवोकेबल वो स्ट्रक्चर है जो एक बार आपने बना दिया, फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। फिर वो जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा वो तभी डिसॉल्व होगा। और एक बार एसेट अगर उस ट्रस्ट में मूव कर गए तो फिर वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो गई, फिर उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता। वो जो सिक्योरिटी पेरेंट्स देखते हैं कि ट्रस्ट एसेट एक बार सिक्योर हो जाए, वो आपको इरिवोकेबल ट्रस्ट में मिलता है। टैक्सेशन उसका वेरी करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें वेरी करता है। और बेनिफिशियल स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि आपने एक ट्रस्ट बनाया, इरिवोकेबल ट्रस्ट बना, आपने एसेट्स मूव ऑन कर दिए उसमें, अब वो एसेट लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड हो गए। अब जो भी आपने ट्रस्ट डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट मैनेज हो रहा है। तीसरा होता है टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट होता है जब आप विल में बना देते हैं, आप अपनी लाइफ में नहीं बनाते लेकिन आप विल में प्रोविजन कर देते हैं कि मेरी डेथ पे जब भी ये एसेट हैं ये ट्रस्ट में मूव करने होंगे, और उस समय वो ट्रस्ट क्रिएट होगा। तो आप एग्जीक्यूशन ऑफ विल जो है फॉर्मेशन के टाइम पे, इस टाइम पे आप करते हैं। और जितने भी ट्रस्ट रूल होते हैं वो ट्रस्ट डीड में ना लिख के विल में लिखे होते हैं। तो कई बार ये माइनर चिल्ड्रन का जो फ्यूचर होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए बन जाते हैं, लेकिन ये भी एक ट्रस्ट है। तो ये तीन ट्रस्ट के स्ट्रक्चर हैं जो जनरली बनते हैं। अब टैक्सेशन क्या होता है ट्रस्ट का? ट्रस्ट का जो टैक्सेशन है, जनरली दो तरह के ट्रस्ट बनते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रस्ट और एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, स्पेसिफिक और डिस्क्रिशनरी। स्पेसिफिक ट्रस्ट वो जहां इनकम आप कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिफाइन कर देते हैं। तो अगर दो बेनिफिशियरी है और ट्रस्ट में ये लिखा हो कि एक को 60%, एक को 40%, वो स्पेसिफिक ट्रस्ट हो गया। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट वो होता है जहां आप इनकम डिफाइन नहीं करते हैं, आप ट्रस्टी सारा डिस्ट्रीब्यूशन करता है देखकर कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, वो डिस्क्रिशनरी होगा, यानी कि ट्रस्टी के पास डिस्क्रिशनरी है। जनरली स्पेसिफिक ट्रस्ट जितने भी होते हैं उसमें जो इनकम टैक्स है वो जो बेनिफिशियरी है उस ट्रस्ट का, उसी के इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है इनकम टैक्स। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में जनरली मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लगता है विच इज अराउंड 30%, लेकिन उसमें भी कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। तो ये दो तरह के ट्रस्ट बनते हैं, लेकिन जब आप स्पेशल चाइल्ड को आप बेनिफिशियरी बनाओगे और केवल वो अकेला बेनिफिशियरी होगा, तो लार्जली वो स्पेसिफिक ट्रस्ट ही हो जाएगा क्योंकि सारी इनकम उसी के लिए है। तो उसी के जो भी उसका एक इनकम टैक्स स्लैब है, उसके पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब, उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स रेट निकलेगा और वो टैक्स पेबल होगा। अब ट्रस्टी कौन होते हैं? ट्रस्टी एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी प्रॉपर्टी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एक इंडिविजुअल भी ट्रस्टी हो सकता है। या फिर और ट्रस्टी इज सपोज टू मेक अ प्रॉफिटेबल डिसीजन फॉर द एंटिटी। तो ट्रस्टी का काम इतना है कि उसने जो भी ट्रस्ट डीड में लिखा है ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, उसको वो ऑब्जेक्टिव मीट करना। तो ट्रस्टी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है एंड समटाइम एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। हाँ, लेकिन उस ट्रस्टी का काम यह है कि उसको उसी एंटिटी के लिए प्रॉफिटेबल डिसीजन करना है, यानी कि जो जिसके लिए भी वो ऑथराइज्ड है एज पर द ट्रस्ट डीड, उसके उसके बेनिफिट के लिए ही काम करना है। तो ट्रस्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लार्जली द की पर्सन इन मैनेजिंग द ट्रस्ट अफेयर। पूरे ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो है वो की पर्सन होता है। कौन ट्रस्टी हो सकता है?
फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कॉरपोरेट भी होते हैं, प्रोफेशनल ट्रस्टी हम उनको बोलते हैं, कोई बाहर का इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ट्रस्टी में ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि ये नहीं हो सकता, और स्पेसिफिक इश्यूज और सिचुएशन के हिसाब से अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, जो एक ट्रस्टी नहीं होता वो है एनआरआईज। एनआरआईज के लिए स्पेसिफिक थोड़ा लीगल बाउंडेशन है कि एनआरआईज ट्रस्टी नहीं बन पाते हैं इंडियन ट्रस्ट में क्योंकि जो भी लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ट्रस्टी बनेगा इंडियन ट्रस्ट में, वो इंडियन कोर्ट के दायरे के अंदर ही होना चाहिए। तो इसीलिए एनआरआईज का मुश्किल होता है ट्रस्टी बनना। अब इंडिविजुअल फैमिली मेंबर तो सब पता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रस्टी भी होते हैं। प्रोफेशनल ट्रस्टी कौन होते हैं? एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बाहर का, कोई कंपनी हो सकती है जो ट्रस्टी का रोल अदा करेगी, यानी कि उसको आप अपने ट्रस्ट में ट्रस्टी अपॉइंट कर दोगे, लेकिन उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो केवल बेनिफिशियरी के ऑब्जेक्टिव को मीट करना है। ट्रस्ट के एसेट में ट्रस्टी का कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होता है। और एसएनईपी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, हम लोग भी प्रोफेशनल ट्रस्टी एज अ वर्क करते हैं, केवल स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट में। अब प्रोफेशनल ट्रस्टी का रोल क्या होता है? अगर रोल समझे तो is to check that the interest of beneficiaries are considered, the asset of the trust are protected for those beneficiaries, and trust is running correctly। ट्रस्टी का प्रोफेशनल ट्रस्टी का काम इतना है कि जो भी एसेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और ट्रस्ट जो है करेक्टली रन कर रहा है। ये प्रोफेशनल ट्रस्टी का रोल होता है। होता रोल ये इंडिविजुअल ट्रस्टी का भी है, बट जब आप प्रोफेशनल ट्रस्टी की कैपेसिटी में आते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, तो आपका रोल पूरी तरह से पूरे मैनेजमेंट पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। प्रोफेशनल ट्रस्टी का फंक्शन क्या होता है? ट्रस्टीज के साथ मीटिंग अरेंज करना, कोई भी डिसीजन लेना है उसके बारे में बात करना, यूनानिमस डिसीजन लेना, जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं ट्रस्ट की उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना, सारा डॉक्यूमेंटेशन का अप्रोप्रिएट साइनिंग का देखना, और जितने भी ट्रस्टीज ने डिसीजन लिए हैं उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना, गिफ्टिंग अगर कहीं से आया है ट्रस्ट को तो वो कंप्लीट हो, और जितने भी मैटर हो सकते हैं इंश्योरेंस या और किसी से रिलेटेड। तो एक प्रोफेशनल ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट का मैनेजमेंट जो है वो मैं देखता है। फीस चार्ज करते हैं। जब मैं प्रोफेशनल बोल रहा हूं तो फीस चार्ज करेंगे, कोई भी प्रोफेशनल होगा फीस चार्ज करेगा। अब फीस वेरी करती है, कोई फिक्स्ड फी चार्ज करते हैं, कोई ट्रस्ट के एसेट के बेस पे चार्ज करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन, कोई मिनट्स के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं, तो उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रस्टी का एक फी होता है जो ट्रस्ट को पे करना होता है। तो जब भी आप फैमिली फ्रेंड सर्कल से बाहर कोई प्रोफेशनल ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे तो प्रोफेशनल ट्रस्टी का जो फी है वो कंसिडरेशन में आएगा। अब कहाँ बेनिफिट होते हैं? प्रोफेशनल ट्रस्टी हैं तो उनको पता होता है ट्रस्टी की ड्यूटीज क्या हैं। तो जो सक्सेस एलिगेशन जो लगते हैं कि ट्रस्ट में कुछ मिसचिफ हो सकता है, उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, और ट्रस्टीज जो हैं सारे बेनिफिशियरीज के लिए पर्सनली लायबल होते हैं। तो ट्रस्टीज क्योंकि लीगल रोल है तो वो लीगली लायबल है बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। ये तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब जब भी आप ट्रस्टी आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको कुछ क्वालिटीज देखनी चाहिए। अब अगर आपने ट्रस्ट बनाया और आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर के ट्रस्टी अपॉइंट कर दूं, तो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ट्रस्टी के अंदर। उसको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि वो एक्सपर्ट होना चाहिए, बट उसको पता हो कि किस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रोफेशनल हायर करना है। रिलेशनशिप होना चाहिए, दूसरे प्रोफेशनल के साथ गुड रिलेशनशिप, स्पेशल नीड चाइल्ड के अफेयर्स के बारे में उसको पता होना चाहिए, जनरली कंफ्लिक्ट अवॉइड होना चाहिए, और बेनिफिशियरी का जो केयर है वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ये क्वालिटीज होती हैं जो ट्रस्टी में होनी चाहिए। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, प्रिफर्ड ट्रस्टीज फैमिली फ्रेंड रिलेटिव होते हैं, लेकिन आपको हमेशा जैसा ऊपर की क्वालिटीज पे दी हैं इनके, इसको असेस करके ही सोचना पड़ता है कि क्या ये पर्सन राइट पर्सन है ट्रस्टी का रोल लेने के लिए। एक्सेप्ट वो कर सकता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली केपेबल है और इनफ क्वालिटीज हैं उसके पास जो वो ट्रस्टीज का रोल पूरी तरह से निभा सके। अब ये ट्रस्ट का फ्रेमवर्क है लार्जली। एक लिविंग ट्रस्ट होता है। लिविंग ट्रस्ट बोलते हैं कि आप
ट्रस्ट अपनी लिविंग में बना देते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप अपनी लिविंग में बना देते हैं। तो लिविंग ट्रस्ट, और इसीलिए हम लिविंग ट्रस्ट बोलते हैं कि आपने ट्रस्ट अपनी लिविंग में बना दिया। कौन बना सकता है? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, लीगल गार्डियन बना सकते हैं। टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट, जब वो ट्रस्ट डीड बनती है तो स्टैंडर्ड नहीं होती है, आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है उसमें ट्रस्ट डीड लिखते हैं, और आप मल्टीपल प्रोविजन कर सकते हैं, जो प्रोविजन आप चाहते हैं अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। तो एक सेपरेट लीगल अरेंजमेंट है। एसेट जो ओन्ड होंगे ट्रस्ट के वो बेनिफिशियरी के लिए होंगे, प्रोटेक्शन मिल जाता है एसेट्स को। और जैसे विल चैलेंज होकर प्रोबेट में जाती हैं कोर्ट में, ट्रस्ट नहीं जाता है। ट्रस्टीज हैं, कोई भी हो सकता है, ये हम बात कर चुके हैं कौन हो सकता है कौन नहीं, और फॉर्मेशन कैसे होता है ट्रस्ट का। आप स्ट्रक्चर पहले डिसाइड कीजिए आपको क्या बनाना है। आपको रिवोकेबल बनाना है, इरिवोकेबल बनाना है, कौन बेनिफिशियरी होगा उसका, केवल चाइल्ड बेनिफिशियरी होगा या कोई और सिबलिंग भी होगा या पेरेंट्स खुद भी चाहते हैं, और कौन ट्रस्टी होंगे। तो ट्रस्टी आपने डिसाइड कर रखे हैं, पहले आप खुद बनेंगे, उसके बाद कौन फ्यूचर का होगा। जब ये आपने डिसाइड कर लिया, फंड किस तरीके से आएगा ट्रस्ट के अंदर, आज आप कुछ पैसा उसमें रखेंगे, बाद में विल के थ्रू आएगा, किस तरीके से आएगा, इन चीजों पे आप डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद एक ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट होती है। ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट होती है, एक डीड बनती है, जैसे गिफ्ट डीड बनती है या सेल सेल डीड बनती है प्रॉपर्टी की, ऐसे ही एक ट्रस्ट डीड बनती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। वो ट्रस्ट डीड आपने बनाई और जब एक ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट हो गई तो आपका ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, उसको आपने जाके रजिस्टर करा लिया। जो लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, उसी पे वहीं पे रजिस्टर होते हैं, वहां रजिस्टर करा लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, फिर पैन कार्ड आती है, आपने बैंक अकाउंट को ओपन किया, आपका ट्रस्ट अब फंक्शनल हो गया। अब आपका वो ट्रस्ट फंक्शनल है, अब आप उसमें फंड्स डाल के उससे बच्चे का केयर मैनेज कर सकते हैं। ये होता है लिविंग ट्रस्ट। दूसरा वो टेस्टामेंटी ट्रस्ट होता है कि आप अपनी लिविंग में ना बना के विल में प्रोविजन कर जाते हैं, तो वो टेस्टामेंटी ट्रस्ट होता है। बट बेनिफिशियल जनरली लिविंग ट्रस्ट ही होता है, क्योंकि आप अपनी लिविंग में वो फ्रेमवर्क बना देते हैं। स्पेशल नीड ट्रस्ट ऐसा सच इंडिया में कोई डेफिनेशन तो नहीं है स्पेशल नीड ट्रस्ट की, बट हम फिर भी बोलते हैं, क्योंकि केवल स्पेशल चाइल्ड के लिए जो भी इंडिया में वो प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर आता है। पेरेंट्स बनाएंगे फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट, मैनेजमेंट और बेनिफिशियरी है, तो पेरेंट्स इनिशियल ट्रस्टी बन सकते हैं। ये मैं एक तरह का सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रस्ट स्ट्रक्चर बन सकता है और कैसे पेरेंट इनिशियल ट्रस्टी बन जाएंगे। पेरेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बाद कौन फ्यूचर ट्रस्टी बनेगा। और पेरेंट्स ऐसे भी स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें चाइल्ड के साथ साथ पेरेंट्स भी खुद बेनिफिशियरी बन जाएंगे। तो वो जो सेम ट्रस्ट है, वो पेरेंट्स जब ओल्ड एज पे पहुंचेंगे तो उनका भी फाइनेंशियल केयर वही ट्रस्ट देख लेगा। मैनेजमेंट और मैनेजिंग द कॉर्पस है, तो ट्रस्ट क्या देखेगा? इन्वेस्टमेंट देखेगा, उस पर क्या ग्रोथ हो रही है, टैक्स एफिशिएंसी क्या मिल रही है, सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का, वो गार्डियन या इंस्टीट्यूशन को देना है, मतलब रेजिडेंशियल जो केयर है या गार्डियन को देना है या चाइल्ड के लिए किसको भी देना है, वो आप अपने हिसाब से अच्छे से प्लान कर सकते हैं। कैसे कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट में रखा जाए जहां से टैक्स कम पड़े, तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जो चाइल्ड केयर का कॉस्ट है वो फंड किया जा सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, एनुअली, कोई लमसम रिक्वायरमेंट, आप सारे प्रोविजन कर सकते हो। तो फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड पेड हो सकते हैं। और एक बार इरिवोकेबल बन गया तो फिर एसेट्स को पूरी तरीके से, जो एसेट है उसके अंदर उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रस्ट, आप ट्रस्टीज अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे आप ट्रस्टीज के अंदर आप लेयर ऑफ सिक्योरिटी बना सकते हैं। आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपका चाइल्ड के लिए कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड अटैच है, उनके रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्टी बन सकते हैं, पेरेंट्स बन सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रस्टी बन सकते हैं, मिक्स ऑफ पीपल बन सकते हैं। पेरेंट के साथ या कोई फ्रेंड्स के साथ प्रोफेशनल ट्रस्टी बन गया या कोई और बन गया, तो इस तरीके से मिक्स ऑफ ट्रस्टी बना सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग डज नॉट रेस्ट विद वन पार्टी, तो उस केस में डिसीजन मेकिंग अब एक पार्टी के पास नहीं है। डिसीजन मेकिंग जब जॉइंट डिसीजन मेकिंग होगा तभी वो डिसीजन कहलाएगा। और फंड्स मॉनिटरिंग हो सकता है, पीरियोडिक ऑडिटिंग होगी, प्रोफेशनल हायर कर लिया आपने, एक रिव्यू प्रोसेस बना दिया, तो वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। तो हम लोग ये मानते हैं कि एक मोस्ट वायबल स्ट्रक्चर है जहां आपको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी आपको चाइल्ड का प्रोवाइड करना है। ट्रस्ट स्ट्रक्चर कैन प्रोवाइड दैट कंटिन्यूटी ऑफ फंडिंग, वो जो कंटिन्यूटी है
एज एन इंडिविजुअल जब आप गार्डियन बनते हैं, फिर आप नेक्स्ट गार्डियन अपॉइंट करते हैं, फिर आपको सोचना पड़ता है अगर ये भी नहीं होगा तो कौन बनेगा। तो वो कंटिन्यूटी करना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रस्ट के अंदर वो कंटिन्यूटी आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है। और क्योंकि प्राइवेट ट्रस्ट है, फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको अच्छे से एफिशिएंट बना सकते हैं। अब जनरली हम बात करते हैं कि आप केवल एक लीगल फ्रेमवर्क की तरफ मत देखो, आप एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देखो। इकोसिस्टम क्या होता है कि ट्रस्ट आपकी जो है एक मेन एंटिटी बन गया, सेंट्रल एंटिटी आपका ट्रस्ट है। अब गार्डियन भी आपने अपॉइंट कर रखा है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो ट्रस्ट जो है मेनली मेन एंटिटी बनता है क्योंकि सारा फाइनेंशियल उसके पास है। तो वो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अरेंजमेंट करता है, उनके साथ वो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, और ट्रस्ट ही वो पे आउट करेगा। जो गार्डियन होगा वो ओवरसी देखेगा ट्रस्ट मैकेनिज्म, तो ट्रस्टी जो है गार्डियन को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक इकोसिस्टम बन सकता है जिसमें लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है, और इसी के अंदर फिर पेरेंट्स कम्युनिटी हैं, फ्रेंड्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। तो ट्रस्ट आपका हमेशा एक सेंट्रल एंटिटी इस तरीके से बन सकता है जो कि एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। अब केस स्टडी में जनरली फंडिंग पे लूंगा। आपने ट्रस्ट तो बना दिया, लेकिन फंड कितना करना है कैसे डिसाइड करेंगे? ट्रस्ट में कितना जाना चाहिए पैसा, ऐसे मतलब जब तक वो फंडिंग प्रॉपर नहीं होगी ट्रस्ट की, तब तक जो है ट्रस्ट प्रॉपर वो नहीं कर सकता। ट्रस्ट तो आपने बना दिया, लेकिन अगर फंड ही उसमें पूरे नहीं है तो ट्रस्ट क्या वर्क करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ट्रस्टीज हाथ खड़े कर देंगे एक टाइम के बाद कि फंड तो है ही नहीं, तो कहाँ से करें? तो इसलिए जरूरी है कि ट्रस्ट में कितना फंड जाए उसका सही कैलकुलेशन हो। एक केस स्टडी से समझते हैं। विक्की है, 27 साल का, स्पेशल नीड एडल्ट है। अब गौरव ने एक ट्रस्ट बना दिया। अब गौरव ये एस्टिमेट कर रहा है कि क्या कॉर्पस रिक्वायर्ड होना चाहिए लाइफ टाइम केयर के लिए। विक्की की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल की है। लाइफ स्टेज 7% इन्फ्लेशन हो गया, ग्रोथ 8% का हो गया कॉर्पस पे। तो ये कुछ एस्टिमेशन है, कुछ अजम्पशन है जो हम लेके चल रहे हैं। अब हमने एक विक्की का एक्सपेंस चार्ट बना दिया। ये स्पेशल नीड चाइल्ड का एक एक्सपेंस चार्ट है, हमने बना दिया। लिविंग पे कितना, डे टू डे पे कितना, पर्सनल नीड, सोशल रिक्रिएशनल, मिशनलेस, मंथली एक्सपेंस टुडे 58,000 है। ये मैंने हाइपोथेटिकल केस स्टडी बनाई है। डोंट गो बाय द एक्चुअल एक्सपेंसेस, वो कुछ भी हो सकते हैं, एक्चुअल कुछ भी हो सकते हैं, बट 58,000 मंथली आता है। तो अब कॉर्पस कितना चाहिए होगा लाइफ टाइम केयर के लिए? तो अब मान लीजिए गौरव ये बोलता है कि आज की डेट में तो 58,000 एक्सपेंस है, अब ये इन्फ्लेशन से बढ़ता रहेगा, और उसको 70 साल तक जो है जीना है। तो मुझे 43 ईयर्स के लिए आज की डेट में कितना कॉर्पस होना चाहिए? तो 2.4 करोड़ निकल के आता है कि इतना अगर हो आज गौरव के पास, और गौरव को कुछ हो जाए, तो विक्की का जो पूरा लाइफ लॉन्ग केयर है वो इससे मीट हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट के अंदर पैसा जाना है। अब तो ये एक्चुअली में, अगर गौरव ने ट्रस्ट बनाया और विक्की उसका बेनिफिशियरी है, तो अब ये पैसा जो है ट्रस्ट में जाएगा जो विक्की का केयर देखेगा। लेकिन ट्रस्ट के अपने कुछ रिकरिंग कॉस्ट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं ट्रस्ट के रिकरिंग कॉस्ट को थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये दूसरी कैलकुलेशन है जिसमें एक तो ये है कि सिंपल सा इन्फ्लेशन ले लिया, एक मैंने ये है कि मेडिकल इन्फ्लेशन क्योंकि हाई है, 10% के अराउंड होता है, तो मैं दोनों तरह से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो इस केस में जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन भी उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन जो ट्रस्ट के लिए एक्चुअल में आएगा वो ये आएगा कि मैंने ट्रस्ट के लिए भी ईयरली कॉस्ट फॉर ट्रस्ट मैनेजमेंट 90,000 का मैंने जो है ऑलमोस्ट उसमें प्रोविजन कर लिया, जो एनुअल एक्सपेंसेस हैं। तो 6.96 लाख ना जाके 7.86 लाख का मैंने प्लान कर दिया, उसके हिसाब से 2.79 CR का कॉर्पस आया, जो एक्चुअल ट्रस्ट में जाना चाहिए, जिसमें ट्रस्ट के एक्सपेंसेस भी निकलेंगे, प्लस ट्रस्ट के विक्की का जो केयर है वो भी मीट होगा। तो इस तरीके से ट्रस्ट की फंडिंग डिसाइड की जाती है कि आखिर ट्रस्ट कैसे और कितने अमाउंट से फंड होना चाहिए। वोंट गो दिस, जनरली सब मिथ होते हैं कि नो अभी कंट्रोल में है, या कोई और देख लेगा, सिबलिंग है वो सब चीजें देख लेगा, विल राइटिंग कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रस्ट के लिए हमें प्रॉपर पर्सन नहीं मिल रहे हैं, टाइम है अभी तो बाद में कर लेंगे। ये सब वो कंसर्न मिथ हैं जो होती हैं, जिनको कि पार करके ये प्रोविजन आज क्रिएट होने चाहिए।
और हम लोग क्या करते हैं, स्टेट प्लानिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एसएनईपी इकोसिस्टम पे जो बात की वहाँ वर्क करते हैं, विल ट्रस्ट क्रिएशन, लीगल गार्डियनशिप वहाँ पे असिस्टेंस देते हैं, और ट्रस्टीशिप और ट्रस्ट एडवाइजरी सर्विसेज भी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम भी कॉर्पोरेट ट्रस्टी बन सकते हैं। तो ये है लीगल गार्डियनशिप और ट्रस्ट के ऊपर। अभी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चन एंड आंसर जो भी। Hello, sir. Hello, यस। sir. I'm Rajendra. So, जी। I watched entire. I heard your entire what you said. तो अभी मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सर, सभी जो भी टेस्ट का हमने वो एस्टिमेट करते हैं, लीगल्स का हो गया, पूरा बेनिफिशियरी डिटेल्स हो गया, अज्यूमिंग द हम्म लाइफ स्पैन ऑफ 70-75 ईयर्स तक हम्म। जो अमाउंट आता है, जैसे आपने एक केस स्टडी दिया करीबन 2.9 जी जी। सीआर का, 3 crores का। तो जब हम्म। ट्रस्ट बनाते हैं, व्हेन इट कम्स टू ये फाइनेंस, तो एट ए टाइम एक साथ में फंड रखना पड़ेगा कि या पार्ट में रखना पड़ेगा? हाउ द नहीं, स्ट्रक्चर? एक साथ की फंडिंग की जरूरत नहीं होती। आपने एस्टिमेट कर लिया कि इतना कॉर्पस होना चाहिए ट्रस्ट के पास, ओके। ओके। अब वो कॉर्पस कैसे आएगा वो आप अलग से प्लान करते हो। मे बी कुछ फंड आपने आज डाल दिया, कुछ विल के थ्रू प्लान कर लिया, कुछ आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, वहां के प्रोसीड से आ सकता है। वो फंडिंग आप कभी भी कर सकते हो। इट्स ओके। नॉट नेसेसरी कि आज ही फंड करना है मुझे। ओके, वो केस स्टडी सिर्फ इतना दिखाने के लिए थी कि खाली बच्चे के एक्सपेंसेस नहीं है, उसके साथ कुछ थोड़ा सा ओवर एंड अबव हमेशा जो है ट्रस्ट के अंदर फंड जाएगा। ओके, बट ओके। फंडिंग आप प्लान कर सकते हो। आप एसआईपी की तरह करके उसको फंड कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। तो फंडिंग आप प्लान कर सकते हो। ओके, जो कुछ प्रॉपर्टीज भी रहेंगे तो वो भी अटैच कर सकते हैं ना सर उस? हाँ, प्रॉपर्टीज भी जा सकती हैं। देखिए अब क्या है, फंडिंग जब आप करते हैं तो पहली बात तो जो अगर मूवेबल एसेट है, मान लीजिए बैंक अकाउंट में पैसा रखा है या इन्वेस्टमेंट है, वो आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। लेकिन ओके। जब प्रॉपर्टीज की बात आती है तो प्रॉपर्टी अगर आप अपनी लिविंग में ट्रांसफर करोगे ट्रस्ट में तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ओके। क्योंकि वो टाइटल ट्रांसफर माना जाता है। बट अगर वो विल के थ्रू आएगी तो वो सक्सेशन काउंट होगा, वहां पे ओके। स्टैम्प ड्यूटी जो है आपको नहीं लगता है। तो वो कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है जब आप अपनी ही लाइफ में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हो। ओके, अंडरस्टूड सर। थैंक यू सर, थैंक यू। या सर तो प्रॉपर्टी का फिर टेनेंट टेनेंट कैसे हैंडल करते हैं ट्रस्ट? सॉरी। अगर प्रॉपर्टी रेंट पर दिया है तो जी। उसका रेंट वगैरह कैसे ट्रस्ट देखता है? नहीं, अगर प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर हो गई, देखिए ट्रस्ट हम्म। पहली बात तो सिर्फ वो मैनेज करेगा जो ट्रस्ट में ट्रांसफर होगा। अगर कोई हम्म। प्रॉपर्टी ट्रस्ट के बाहर है तो उसको ट्रस्ट मैनेज नहीं करेगा। ओके, हम्म। तो अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर हो गई तो फिर वो रेंट जो है ट्रस्ट में आएगा, अच्छा। फिर किसी और को नहीं जा सकता। तो अगर हम्म। आप चाहते हैं कि वो ट्रस्ट मैनेज करे तो फिर आपको वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अच्छा, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उसके बाद किसको मिलेगी वो आप ट्रस्ट डीड में स्पेसिफाई कर देते हो। जब आप ट्रस्ट डीड बनाते हो तो आप ट्रस्ट हाँ। डीड में ये प्रोविजन आता है कि अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो गई तो ट्रस्ट डिसॉल्व हम्म। हो जाएगा। डिसॉल्व होने के बाद वो एसेट किसको जाएंगे वो आप उसमें मेंशन कर देते हो। तो वो आपको हम्म। ट्रस्ट डीड बनाते वक्त ही वो प्रोविजन भी आपको क्रिएट करना होता है कि किसको जाएंगे वो एसेट हम्म। अगर बेनिफिशियरी की कल को डेथ हो गई तो। अच्छा, तो वो उसमें एग्रीमेंट में ही हमने बता देना है कि बेनिफिशियरी के बाद ये एक्स वाई जेड को मिलना चाहिए। यस यस, अब वो मतलब एक्स वाई जेड को मिलना चाहिए, दो तीन लोगों को मिलना चाहिए, जैसे भी आप चाहते हैं वो हाँ। उसी में ट्रस्ट डीड में ही बनता है। ट्रस्ट डीड में ही आपको हाँ, लिखना होता है। ये ट्रस्ट का कितना फीस वगैरह होता है, कितना खर्चा लेते हैं वो लोग? ट्रस्ट डीड का जो एक्सपेंस है डिपेंडिंग ऑन कितना डिटेल है, क्या प्रोविजंस हैं। ओके, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 50 to 60,000। ओके, हम्म। ट्रस्ट डीड का। पर एनम? और नहीं नहीं, एक तो होता है वन टाइम कॉस्ट। ये वन टाइम कॉस्ट हम्म। आता है, एक बार ट्रस्ट डीड बन गया रजिस्टर हो गया तो आपका ट्रस्ट प्रिपेयर हो गया। फिर आपको ट्रस्ट तो वो एक हम्म। वन टाइम कॉस्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट। और फिर उसके बाद अच्छा। रिकरिंग कॉस्ट आएगा। वेरिंग ऑन रिकरिंग कॉस्ट में उसमें आएगा
जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, उसकी फीस हो सकती है। आप कभी ट्रस्ट के नाम पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं तो उसका मेंटेनेंस वो कॉस्ट हो सकता है, तो वो रिकरिंग कॉस्ट आते हैं। लेकिन एक हम्म वन टाइम फीस आती है जो फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। और ट्रस्ट को मॉनिटर कौन करता है? ट्रस्ट को एज सच कोई अथॉरिटी मॉनिटर नहीं करती है, ट्रस्ट के ऊपर सीधा कोर्ट है। तो ट्रस्ट में अगर कुछ भी इश्यू होगा तो मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। ट्रस्ट को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। इसीलिए जो ट्रस्ट अच्छा। आप बनाते हैं तो आप खुद लेयर ऑफ सिक्योरिटी बना सकते हैं। फैमिली मेंबर्स की लेयर ऑफ पीपल आप अपॉइंट कर सकते हैं जो उस ट्रस्ट को ओवरसी करें। तो वो आप बनाते वक्त हम्म। खुद ही कर सकते हैं, बट एज सच कोई ट्रस्ट को मॉनिटर नहीं कर रहा है रेगुलर बेसिस पे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि जो अभी बैंक अकाउंट वगैरह है एग्जिस्टिंग, लीगल गार्डियन का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या? मुझे दोबारा पूछेंगे आप? जैसे बनाया है, कोई नहीं, बैंक अकाउंट खोले हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो अभी इस लीगली कोई ऑब्जेक्शन आएगा क्या? अभी हमने नहीं लिया लीगल गार्डियन का सर्टिफिकेट, और एज मेरी डॉटर की 32 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम जाएगा क्या नहीं बनाया सर्टिफिकेट? एस के जैन सर, आई थिंक सोलंकी सर का नेटवर्क थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। आप 2 मिनट रुक जाइए, आई थिंक ओके। ही विल कनेक्ट वंस अगेन। फिर आप जो है वो हाँ। दोबारा से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, सर शायद रीजॉइन कर रहा है, तो थोड़ी देर हम हाँ। सभी पेशेंटली वेट करेंगे। हमारा पैंटी गंदी है भैया। हेलो। हेलो। या हाँ जी। प्लीज। या प्लीज। हाँ, मेरी डॉटर की एज 32 ईयर्स है, जी और मैंने लीगल गाइडेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया है, जी और मैं इसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बैंक अकाउंट देखता हूँ, तो जी। क्या ये मतलब इससे मिल जाएगा कुछ? नहीं, आप बैंक अकाउंट कैसे देखते हैं? देखिए, दो दो जनरली जो उसके मुझे उसके नाम समझ। से उसके नाम हाँ से अकाउंट खुले हुए हैं, उसके नाम से ये हाँ अकाउंट ओपन है, हाँ, तो तो कभी वो उसमें चली जाती है, तो मैं करता रहता हूँ इंटरनेट बैंकिंग से या चेक के थ्रू, या मैं भी करता रहता हूँ। हाँ, देखिए, वो एक प्रोविजन है जो लीगली तो नहीं है वो प्रोविजन अवेलेबल। अब मान ली उसके नाम पे वो इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है। वो इंडिविजुअल हाँ। अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट नहीं है। हाँ। जॉइंट है, इंडिविजुअल है। एक एक इंडिविजुअल है, एक ज्वाइंट है। हाँ, दोनों केसेस में इंडिविजुअल अकाउंट है, उसमें आपने कोई गार्डियनशिप नहीं ले रखी है, तो वो उसका राइट है उस अकाउंट को मैनेज करने का। उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। अब इंटरनेट बैंकिंग का ऐसा प्रोविजन है जिसमें आप बैंक को नोटिफाई नहीं करते हो कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। आप सिर्फ लॉग इन करते हो, मैनेज करते हो। बट अगर आप बैंक को नोटिफाई, बैंक में जाओगे और उसके बिहाफ पे कुछ चेक काटने की कोशिश करोगे या कुछ करोगे, बैंक अलाउ नहीं। हेलो। 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 शायद जितेंद्र जी के यहाँ शायद नेटवर्क इश्यूज है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। ओके। इंडिविजुअल ही काउंट होते हैं, ठीक है। हेलो, तो आवाज? अगर, हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे जो बैंक अकाउंट एग्जिस्टिंग है इंडिविजुअल, तो उसी में गार्जियन का जी। सर्टिफिकेट वो बन जाएगा, सेम अकाउंट? नहीं, गार्डियन, जब भी आप गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट देंगे तो बैंक अकाउंट, जैसे माइनर का अकाउंट खुलता है ना कि चाइल्ड अंडर गार्डियनशिप ऑफ फादर और मदर सो एंड सो, ओके, हाँ। ऐसे ही वो हाँ। अकाउंट खुलेगा अंडर गार्डियनशिप। तो वो चेंज हो जाएगा, तो वही रहेगा? वो चेंज हो जाएगा, वो अकाउंट चेंज हो जाएगा, वो अंडर गार्डियनशिप चला जाएगा। तो जो हमारी एसेट्स हैं अभी, म्यूचुअल फंड वगैरह उसके नाम के, वो सारे चेंज करना पड़ेंगे? वो सारे चेंज करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एज पर प्रोविजन अगर उसके नाम पे कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो आप मैनेज ही नहीं कर सकते उसको।
तो उसको क्या पहले बेचना पड़ेगा क्या हमको? बेच अभी अगर उसके नाम पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हाँ, और अब आप जाके लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट करोगे तो वो एज एन अंडर गार्डियनशिप जाएंगे। तो क्या मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं, होगा? एक एक चीज मुझे जी सॉरी मैं कट इन कर रही हूँ। मुझे एक जी चीज पूछना था कि माय सन कैन साइन, वो साइन कर सकता है, ओके, हाँ एंड उसका और मेरा जॉइंट अकाउंट है, वो अपना अकाउंट हम्म खुद थ्रू इंटरनेट बैंकिंग थ्रू गूगल पे यूज हम्म कर सकता है। ही इज अ हाई हम्म फंक्शनिंग चाइल्ड, तो ये जी सब ही कैन मेक पेमेंट्स। दो चीजें हैं यू नो अगर मैं लीगैलिटी की बात करूं तो लीगैलिटी में जैसे मैं और आप हैं ऐसे ही वो हो गया जब उसके नाम पे हम्म, इंडिविजुअल बैंक अकाउंट खुला। कहने का मतलब ओके, ये उस अकाउंट से रिलेटेड वो डिसीजन मेकर है, खाली साइनिंग से हाँ मतलब नहीं है, वो डिसीजन मेकर है। ओके, हाँ उसमें आप उसको गाइड नहीं कर सकते या आप उसको नहीं बोल सकते कि इस तरीके से करो। वो एडल्ट है, इंडिविजुअल है, लॉ के अंदर उसका कोई लीगल गार्डियन अपॉइंटेड नहीं है, तो वो डिसीजन मेकर है। ओके, हाँ, तो वो ओके, लीगैलिटी है, राइट। अब कहीं बस भी बड़े ओके तो वो लीगैलिटी है। अब अगर आप ये मानते हो कि वो डिसीजन नहीं ले सकता मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट हाँ साइनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन तो वो कर हाँ लेंगे। बट अगर मनी हाँ मैनेजमेंट डिसीजन की बात आएगी तो हाँ अगर वो उस मान लीजिए बैंक अकाउंट में काफी बड़ा पैसा रखा है, ओके, अगर हाँ आप हाँ, उसको डिसीजन लेने जाएंगे तो वो डिसीजन माना नहीं जाएगा, बिकॉज आपके पास अथॉरिटी नहीं है उस पैसे के डिसीजन, पैसे से रिलेटेड कोई भी ओके डिसीजन लेना। ओके, ओके तो ओके वहां हेलो पे इश्यू आएगा। हेलो हाँ हेलो। जी ओके, इनकम हेलो टैक्स में क्या है? अभी जैसे इनकम टैक्स हम रिटर्न फाइल करते हैं उसके इंडिविजुअल के हाँ नाम में, तो जब गार्जियन हो जाएंगे तो क्या कुछ चेंज आएगा एंटिटी में? अभी वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल नाम से करते हैं, टैक्स हाँ फाइल करते हैं। वो चेंज आ जाता है। आप एज ए गार्डियन जो है उसका रिटर्न फाइल करते हैं एज एन असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। ओके, तो उसमें एक प्रोविजन होता है जिसमें आप एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी का प्रोविजन भरते हैं जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं आप उसके बिहाफ पे नहीं कर रहे हैं, अभी तो आपका उसको लॉगिन मिला हुआ है, आपने फाइल कर दिया उसके नाम पे। ओके, आपने कहीं भी इनकम टैक्स को ये नहीं दिखाया कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी आप उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़े चेंजेस आते हैं। रिटर्न इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस में चेंज आ जाएगा। तो अभी कोई गलत है, गलत तो नहीं माना जाएगा कि आपने क्यों किया अभी तक जो नहीं किया? गलत तो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि अभी तक जो है इनकम टैक्स आप लॉगिन करके कैसे फाइल कर रहे थे। वो प्रोविजन में सीए हमने भी जनरली करते हैं कि हमने डिलीवरी आपके दिया नाम एक पे जो है हजार। लॉगिन ले लेते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं। लेकिन राइट प्रोसीजर तो यही है कि आप वो डिसेबिलिटी डिस्क्लोज करो और फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी आप जो है उसको फाइल करो। 1 लाख रुपए का जो छूट है वो भी नहीं लिया हमने, इसमें क्लेम नहीं किया। डिसेबल को छूट रहती ना 1 लाख की। हाँ तो अब वो दो तरीके से छूट मिलती है ना, एक तो 80U 80 डबल डी, खैर नए प्रोविजन में तो है ही नहीं कोई भी छूट अवेलेबल। अच्छा, नए नए इनकम प्रोविजन। टैक्स नहीं, नए प्रोविजन में कोई छूट नहीं है, सब बंद हो गया। मेरे ख्याल से मधु जी ने बहुत देर से अपना हैंड रेस कर रखा है, तो हम जी मधु जी का बताएं। भी क्वेश्चन ले सकते हैं और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सुंदरम जी का ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट ट्रस्ट डीड जरूरी है क्या लीगल के साथ? sir my मधु जी। question is yeah my question is this is Manoj. Sorry, Madhu is जी my wife. My question is specific to the funding. As of now we have been discussing about the self funding, so do you provide any kind of resistance for external funding? That's what I wanted to know. एक्सटर्नल फंडिंग मीन्स I mean external source of funding, because trust normally get the funding from external sources like government and the corporate CSR funds and all, right? नो 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 यू आर दैट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। आई एम टॉकिंग Okay. अबाउट अ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। ये प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है, आपका फैमिली ट्रस्ट है। इसमें जो भी फंडिंग होगी वो आप ही करोगे, आप करोगे, रिश्तेदार होंगे वो करेंगे। इसमें कहीं भी कोई गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आएगी, कोई फंडिंग नहीं आएगी। Okay. ओके, Got it, sir. ये Thank you. फैमिली ट्रस्ट है, हमने जो आज डिस्कस किया ये फैमिली ट्रस्ट है जो आप फैमिली क्रिएट करती है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। Okay. Got it. Thank you, sir. एक लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं सुंदरम जी से।
शायद उनको आवाज नहीं Hello. जा रही है। राजीव जी, Hello. आप पूछ सकते हो, आपने भी हैंड रेस किया। Hmm. Hello. Can I? Good evening, Mr. Jitendra. Yeah, good Hello. evening, Mr. Bakshi. How are you, Mr. Jitendra? Good I'm to see good, you. sir. Good to see you again. I had a small query which is coming from many people. This is regarding taxation. Regarding? Taxation. जी Taxation of the funds of the income of the trust. जी I'm assuming it's an irrevocable trust, discretionary. Discretionary. Now the issue people are facing is they are having benefits attributable to the child being transferred from the parent to the child, government benefits of free treatment, but subject to the riders that the beneficiary's income should not be more than 9,000 rupees per annum. Now, which kind of trust to make, discretionary, non-discretionary, such that the income goes in the name of trust, taxable to the trust, not to the beneficiary, in the beneficiary's name. ओके ओके आई गॉट योर पॉइंट। आप उस फैमिली पेंशन की बात कर रहे हो जो चाइल्ड को आनी है। Not only pension, even medical treatment free of cost for life of the SNI. राइट सर, उसमें सबसे बड़ा इशू है और वो इशू ये है ओके कि इंडियन लॉज में अभी कहीं भी कुछ भी डिफाइन नहीं है। ओके, ये प्रोविजन जो मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट का जो बना है उसमें भी ये कहीं डिफाइन नहीं है कि अगर कहीं ट्रस्ट में होगा पैसा तो ट्रस्ट का काउंट नहीं होगा इस चीज के लिए। ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर बच्चे से रिलेटेड कोई भी एसेट या कोई भी इनकम अगर ट्रस्ट में चली जाए तो वो काउंट नहीं होनी चाहिए। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, बट इंडियन लॉज में कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है अभी तक। Okay, this is basically you know that the case has to be put up to the government and get a clarification on this, क्या ऐसा हो सकता है। ओके, तो इंडिया में अभी तक ये डिफाइन नहीं है। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट जिस तरह की एंटिटी है उसमें अगर आपने ट्रस्ट में एसेट कर दिए और वो सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। ये जो प्रोविजन आप बोल रहे हैं ये उस प्रोविजन पे है कि बच्चे के नाम पे अगर कोई इनकम आ रही है तो करेक्ट ओके करेक्ट। हाँ, तो अब उसके अगेंस्ट पे जो हमें लगता है वो ये कि अगर ट्रस्ट के अंदर एसेट है और सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसमें तो ये इनकम काउंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ट्रस्ट से अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होकर बच्चे के अकाउंट में आएगी या बच्चे के किसी भी एक्सपेंडिचर को लेके होगा तो वो इनकम काउंट हो जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो फाइनली उसके हाथ में आ गई। ओके, तो वो काउंट हो जाएगी। इन दैट केस डू आई टेक इट कि ऐसे लोगों को I should recommend to go for non-discretionary so that the taxable income is counted in the settler's account. नहीं, सेटलर्स अकाउंट सर, सेटलर्स अकाउंट तो रिवोकेबल इरिवोकेबल पर है, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी में नहीं है। Correct. ओके, और जनरली अगर केवल I stand corrected. I should recommend to them to go for revocable. पर रिवोकेबल देखो, अब इसमें ना दो तीन चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। रिवोकेबल ट्रस्ट में सिक्योरिटी ऑफ एसेट नहीं मिलता है क्योंकि वो एसेट सेटलर के ही काउंट हो रहे हैं। ओके, और रिवोकेबल वो तब तक है जब तक पेरेंट्स अलाइव है। जनरली उसके बाद पेरेंट्स चाहेंगे कि वो इरिवोकेबल ट्रस्ट बने, ओके, ताकि कोई कल उसको अमेंड ना कर सके। राइट, तो इसलिए ये कैच पोजीशन हो गई है अभी, जहां पे कि हम अज्यूम ही करके चल रहे हैं। अभी लीगैलिटी में ये डिफाइन नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन भी अभी कहीं से नहीं आया है, ये सिर्फ प्रोविजन बन गया है। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं। लगता है ये है कि हो जाना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन कि गवर्नमेंट क्या क्लैरिफिकेशन निकाल। आई थिंक सो जितेंद्र जी का नेटवर्क इश्यूज आ रहा है। जी, यस, सॉरी Mr. Jitendra, what I suggest, I'll
सॉरी, आई गेस राजीव जी का जो वो है। यस यस। एंड सिंस इट इज ऑलरेडी 5:35, हम थोड़ा सा अपने समय सीमा के भी आगे निकल गए हैं, और हमें समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आई थिंक सो हम आज का सेशन यहीं पे रैप अप करेंगे। सभी के क्वेश्चंस को एड्रेस करना इतने छोटे टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं होगा। और मैं अपनी टीम से भी बात करूंगी कि ये वेबिनार का जो रिकॉर्डिंग है क्या वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, पूरी नई दिशा के टीम से और सभी पार्टिसिपेंट्स के तरफ से भी, कि आज आपने इतना हेल्पफुल सेशन दिया हम सभी के लिए। लीगल गार्डियनशिप और फाइनेंशियल ट्रस्ट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया। ये इंफॉर्मेशन हम सभी पेरेंट्स और सभी केयर गिवर्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये डायरेक्टली उनके बच्चे के फ्यूचर से जुड़ी है। तो थैंक यू सो मच थैंक यू। वंस अगेन। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू कि आप लोग टाइम निकाल कर इस सेशन के लिए ज्वाइन हुए। और आई होप कि इस डिस्कशन में ये डिस्कशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिली होगी। तो थैंक यू मैम एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैम ये थैंक यू। यूट्यूब में अपलोड होगा? That दोनों का स्पेशलिटी है कि they focus on special needs of the this thing. मैम ये स्लाइड्स वगैरह आप ये अपलोड होगा। आप अगर आप जो है वो इसका रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आप नई दिशा की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप लोगों में से आई सॉ कि कई सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं हो पाया है टाइम लिमिट की वजह से, सो आप नई दिशा की जो हेल्पलाइन नंबर है 8448448996 उस पर भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जो है वो दिया जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो जितेंद्र सोलंकी सर से भी हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू रुचि फॉर एडिंग दैट। आप बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अपने क्वेरीज के साथ रीच आउट कर सकते हैं, एंड वहां से हम उनको कैसे आगे ले जाना है उस बारे में डिस्कस। थैंक यू सो मच एवरीवन। by the way, please fill the feedback forms, the poll that will be sent in the WhatsApp groups. Thank you. Thank you. everyone. Thank you everyone. Thank you.